हेलो स्टूडेंट्स। ये नया चैप्टर आप यू मैट्रिसेस पढ़ाने से पहले कल का जो एक सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया था, बस मात्र उसको अपन एक बार देख लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, कुछ चीज दिमाग में कुछ चल रही है और कुछ एकदम नजर नहीं आती, तो फिर वो नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल चीज थी और वो एकदम दिमाग से आउट हो गई, तो फिर नहीं आएगी, तो फिर नहीं आएगी। हो जाता है कई बार ऐसा, है ना। मैं अपनी इस गलती को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और वापस आपको सही से बताऊंगा, है ना। मैंने इसलिए पूरा सवाल भी नहीं कराया, आपको कुछ गलत बता दिया। वापस से मैंने मिटा के बोला कल दोबारा इसको सही करेंगे, एक बार देख लें इसको क्या स्थिति। ये लास्ट वाला सवाल रहा। समीकरण हल करना था, यदि साइन वर्स 1 - x -2 साइन वर्स x बराबर π/2 ऐसे दे रखा है, तो साइन वर्स x और साइन वर्स y का फॉर्मूला लगाया जा सकता था यदि 2 नहीं होता तो। 2 है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले गए थे, इतना बताया था, बस ये ध्यान रखना। इधर लेने से होगा क्या, हमें कैसे पता चला इधर लेने, π/2 प्लस थीटा कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ के पास में तो कुछ नहीं है, साइन या कॉस, तो साइन को भी इधर ले गए, साइन इनवर्स। तो अब साइन 90 प्लस थीटा, तो अब हमें पता है इसका क्या होता है, 1 - x साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस 2 साइन इनवर्स x ऐसा बन जाएगा। अब ये बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के दो तीन फॉर्मूले हैं अपने पास, पहले भी यूज किए थे। कल एक फॉर्मूला हमने गलत यूज कर दिया था, बस cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan के रूप में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता है। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन इनवर्स दिख रहा है। अगर समझे 2 थीटा, थीटा वाली जगह साइन इनवर्स x पूरा थीटा है, तो यहां पर इस साइन वाले इस फॉर्मूले को ले लें तो इस साइन से साइन कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 2 cos 2 थीटा 1 - 2 साइन, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह तो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ऐसे लिखिए। अब आप कहोगे यहां तो स्क्वायर है या साइन इनवर्स है, कैसे कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन आप देखो, एक बात बताऊंगा, कोई लिखा भैया cos थीटा के ऊपर स्क्वायर, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि cos स्क्वायर थीटा। यदि पूरे के ऊपर कोई स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब यहां कोई स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर लगाया जा सकता है। बस यही काम करना है। नेक्स्ट 1 - 2 साइन साइन इनवर्स एक्स के ऊपर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो है लगभग, ये थीटा की जगह लिखा हुआ है। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये केवल स्क्वायर का ही पर जाएगा एक्स स्क्वायर पर। तो यहां से देखें क्या बन क्या रहा है, 1 - x तो चल ही रहा है, यहां भी 1 - x चल ही रहा था। तो अगली जो लाइन में आएगा, ये फालतू वाली चीजों को मिटा रहा हूं हमने। तो यहां देखें 1 - x बराबर 1 - 2x स्क्वायर, क्योंकि यहां साइन से साइन वर्स कट जाएगा, केवल x बचेगा 2x स्क्वायर। अब जरा देखो कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो इस ब्रैकेट को तो हटा दे, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल हटा दो, इस 1 से 1 कट जाएगा, साफ ही दिख रहा है संख्या। तो इधर लेके आए 2 को, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो ये x कॉमन आ रहा है, 2x - 1 बराबर 0। तो यहां एक वैल्यू तो आएगी x बराबर 0, जब इसको 0 बराबर है। एक वैल्यू आएगी जब इसको बराबर 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 1/2। इसका मतलब x के दोनों मान है 0 और 1/2। अब देखोगे तो इसके ऑप्शन में दे रखा है तुरंत 0 और 1/2, ए ऑप्शन। अब सब बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, बस यही नहीं करना है।
अरे आप बोलोगे आपने अभी भी निकाले दोनों मान और दोनों आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये दोनों इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं? चेक करना पड़ेगा, तब तो भाई दोनों सही है, अन्यथा मामला गड़बड़। तो पहले जीरो रख के देख लेते हैं। रखो जीरो, जीरो रखाया तो साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन कब आता है? पाई बाई टू पर। मैं चेक कर रहा हूं, रफ में चेक करना है। पाई बाई टू माइनस टू साइन इनवर्स एक्स की जगह जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो कब आता है? जीरो पर, और जीरो का दो से गुणा हो जाएगा जीरो, पाई बाई टू माइनस जीरो अर्थात पाई बाई टू। तो जीरो वाले में तो ये सही आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है। फिर रखने पर वन बाई टू भी रख के देख लेते हैं। वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन इनवर्स वन बाई टू होता है साइन 30 मतलब पाई बाई सिक्स, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी पाई बाई सिक्स माइनस टू साइन स्क्वायर, एक्स की वैल्यू वन बाई टू रखें तो वन बाई टू रख दिया, पाई बाई सिक्स, तो इसका मतलब दो से कट जाएगा तो पाई बाई थ्री, इसमें एलसीएम आएगा सिक्स और ये आएगा पाई माइनस टू पाई, अर्थात तीन दूनी छह, टू पाई में से पाई गया तो माइनस का पाई बाई ये आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था हमें? पाई बाई टू। वन बाई टू रखने पर ये जुगाड़ सही नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये आंसर वही गलत है। हमेशा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो देखते हैं, जरूरी नहीं होता दोनों मान सही आए। एक बटे दो रखने पर इक्वेशन संतुष्ट नहीं हो रही है, तो x बराबर जीरो ही हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है? x बराबर जीरो। बस इतना सा सवाल था ये, जो कल लास्ट में थोड़ा रह गया था। अब आप अच्छे से इसको समझें और उतारें और आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन टॉपिक देखते हैं अपना मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑफ व्यू। ये होता क्या है? इंट्रोडक्शन, MATRIX, मैट्रिक्स ऑफ व्यू बोलते हैं। ये क्या चीज होती है? यदि इसकी डेफिनेशन लिखें तो एक प्रकार से अरेंजमेंट है किसी भी संख्याओं या फलनों को जमाने का, एक अरेंजमेंट व्यवस्था। तो उसको क्रम विन्यास वर्ड दिया गया है। किन्हीं भी संख्याओं और फलनों का क्रम विन्यास ही आव्यूह है। आव्यूह मैट्रिक्स होता है जिसका कि कोई मान नहीं होता। ऐसा नहीं है भैया मैट्रिक्स से कोई वैल्यू होता है। अभी मान लो कोई मैट्रिक्स लिख दी, अब इस मैट्रिक्स को होता है किसी संख्याओं और फलनों का क्रम विन्यास, मतलब ऐसे जमाने का कोई सिस्टम है। कोई बंदा है राम, उसने क्या किया भी, कुछ बुक्स खरीदी, कुछ पेन खरीदे, है ना, कुछ नोटबुक खरीदी, एक श्याम ने भी ऐसा ही कुछ किया भाई, एक उसके फ्रेंड था कोई मोहित, उसने भी ऐसा ही कुछ किया। तो कुछ नंबर्स में मान लो उसने 4 बुक्स खरीदी, इसने 3 खरीदी, ये 5 लेके आया था। पेन, इसने 2 पेन खरीदे, इसने 4 खरीद लिए, इसने 3 ही खरीदे थे। इसने नोटबुक्स 6 खरीदी थी, इसने 7 खरीदी, इसने 9 नोटबुक खरीदी। ऐसा अब इनको रखने का एक तरीका, मान लो इसको ऐसे डब्बे में पैक कर दिया जाए, ये दरअसल एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम 3 बंदों के कुछ चीजों के लाने करने के क्रम को मैंने जमा के रखा है, बस रख दिया। अब इसकी कोई पूछे भैया वैल्यू बताओ, क्या वैल्यू निकल के आएगी? तो इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी निकल के, लेकिन इसमें जमाने के इस तरीके को ऐसा बोला गया है, इसी को अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं।
तो अब मैट्रिक्स में और क्या क्या चीज होती है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत कैसे करेंगे किसी मैट्रिक्स को, तो वो चीज समझें एक बार, है ना। हम कोई मैट्रिक्स को कैसे प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसका प्रस्तुतिकरण क्या कहें, प्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की। प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन इसको जैसे कोई ए मैट्रिक्स हो तो इसको ऐसे कैपिटल उसमें रखते हैं ब्रैकेट में और लिखते हैं AIJ। ये AIJ क्या चीज है, जो कि एक ऑर्डर के साथ फिक्स होता है M क्रॉस N। अब इसमें दो दो नई नई चीजें, एक तो I और J, एक M और N। तो जो M N क्या है, तो M तो रो को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति हिंदी में बोले तो, और जो N है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, COLUMN, कॉलमन, LUMN, इस टाइप कुछ स्पेलिंग है इसकी। कॉलम अटपटी सी है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ये एन इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑर्डर क्या क्या है भाई, अब इसका प्रेजेंटेशन मैंने बताया AIJ। तो यहाँ आई है, ये आई का मतलब है ith रो। कौन सी वाली पंक्ति, ith रो का मतलब दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ये वो दिखाएगा एलिमेंट्स का। और इस J का मतलब है jth कॉलम, ठीक है। तो jth कॉलम मतलब ith रो, समझो एक बात को, जैसे हम यहां कोई एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और माना M क्रॉस N, किसी ने बोल दिया भाई ये एक मैट्रिक्स बनानी है आपको ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इस 2 क्रॉस 3 को क्या कह रहे हैं हम, M क्रॉस N, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोले तो कोटि बोलते हैं, कोटि, कोटि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि ऐसा लिखते हैं, आव्यूह की कोटि। तो ये क्या होती है, ये M क्रॉस N को ही आव्यूह की कोटि ऑर्डर कहा जाता है। मतलब कितने स्तंभ में कितने पंक्तियां हैं, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम मैट्रिक्स नहीं बना सकते। तो किसी ने बोल दिया भैया ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का बनाओ, तो इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं मेरे पास, 2 तो रोज है, 3 कॉलम है, तो 1 2 3, 3 तो स्तंभ हो गए, और 2 मेरे पास रो है, 2 रो बना दी मैंने। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनेगा, हाँ, एक किन्हीं भी संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, एक वर्ड और आता है इसमें, आयताकार, आयताकार क्रम विन्यासी आव्यूह है। आयताकार मतलब आयत के शेप का होगा। जैसे ये देखो, अभी मैंने ये ऑर्डर बनाया 2 क्रॉस 3 का, ये बन गया। अब हो सकता है इसमें कि भाई पंक्ति ज्यादा हूं, और जैसे 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 4, स्तंभ कितने हैं, 3, तो 4 क्रॉस 3 का बन गया। ये भी एक आयताकार है, ये भी एक आयताकार। ऐसा नहीं हो सकता कभी ये एलिमेंट नहीं है भाई इसमें, और ये तो ऐसे बनेगा, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि एलिमेंट नहीं होगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर, इसीलिए आयताकार वर्ड लगाया हुआ, ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो ये बात तय है, ऐसा नहीं हो ऐसा हो जाए, कहीं समझो भैया ऐसा हो जाए, कोई ट्रायंगुलर ही बन जाए, हैं इधर से ऐसे आ जाए, क्योंकि यहां पे ये केवल, बाकी इधर से तो गायब है, ट्रायंगुलर बन जाए, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो बात आपके समझ आ रही है चीजें, इसका मतलब आयताकार शेप में ही एक मैट्रिक्स बन सकता है,
तो जो हम ये 3x2, 2x3 ये जो लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्रॉस मतलब मल्टीपल नहीं है, गुणा नहीं है ये। और कभी भी 2x3 या 3x2 का मैट्रिक्स सेम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मल्टीपल तो भैया 2x3 6 होता है, 3x2 भी 6 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये दोनों ऑर्डर के मैट्रिक्स अलग अलग बनेंगे। यदि 2x3 है तो देखो 2x3 का मतलब दो, केवल दो पंक्ति ऐसा, और 3x2 का मतलब तीन पंक्ति और दो स्तंभ ऐसा। तो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ डॉट 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 लाइनें बना रखी है, मतलब ये है यहाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उस एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर एड्रेस होगा। उस एलिमेंट को क्या एड्रेस करेंगे हम? तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट, अवयव का कोई एड्रेस कैसे? ये क्या होता है? ये ही होता है आपका AIJ, जो एड्रेस है। ये ए फॉर एलिमेंट और IJ इसका एड्रेस बता रहे हैं। जैसे किसी ने बोला भैया A21, तो इसका मतलब मैंने बोला आई का मतलब आइथ, तो सेकंड रो, जे का मतलब जेथ कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ये, तो ये A21 इसका एड्रेस A21 होगा, ये इसका एड्रेस। कोई पूछ ले यहाँ को एलिमेंट रखा है तो उसका एड्रेस क्या है भाई, तो A21 है। तो क्या हम ऐसे सबके एड्रेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, पहला रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये इनके एड्रेस से मैंने अब भर दिए, ये एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो ये हुआ क्या, इनके एड्रेस। हम कहीं भी किसी भी रूप से इनका एड्रेस हम जानना चाहें, यहां देखें जरा, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ऐसे बन जाएंगे इनका एड्रेस, ठीक है। तो हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, m×n ही इसकी कोटि है। जितने भी बोला जाएगा 2x3, 3x5 वो उसकी कोटि कहलाएगी। अब क्या इसका मतलब है या क्या चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक पॉइंट और लिखें, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल ये ऑर्डर दे रखा है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो ये ध्यान रखने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे मैं अलग से, तो ये देखो जैसे 2x3 की कोई ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई पूछ ले भैया 2x3 का कितने एलिमेंट्स हो, कितने अवयव होंगे उसके अंदर, तो सीधा सा 1 2 3 4 5 6, क्या हम ऐसे गिनने बैठेंगे? नहीं, 2x3 है, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, m×n, m इंटू n, हम इनका गुणा कर दें। जैसे यहां भी 3x2 है, एलिमेंट पूछेगा 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट आएंगे। तो कभी एलिमेंट्स अवयवों की संख्या पूछ ली जाए तो ऑर्डर का हम गुणा कर देंगे तो एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो इसमें हमने सीखा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स होता क्या है, इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर इसका ऑर्डर क्या होता है, कोटि कैसे निकलती है इसकी, फिर ये क्या है आपको एड्रेस ऑफ एलिमेंट
एक किसी भी अवयव का एड्रेस, मतलब A12 A13 क्या चीज है, उसको एड्रेस कर रहे हैं कि कहाँ बैठेगा जाके। हम आप ऐसा सोचो A13 का एड्रेस ये है, इसको यहाँ पे आके बैठा दो, नहीं बैठेगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका एड्रेस फिक्स है A13, यहाँ बैठेगा तो यहाँ ही बैठेगा। यदि यहाँ जगह नहीं है, जैसे A13 की यहाँ जगह नहीं है तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है नहीं, उसमें थर्ड कॉलम तो नहीं है, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं इधर उधर आकर बैठ जाए, नहीं बैठेगा। तो पर्टिकुलर एक सबकी जगह फिक्स है, और इसी हिसाब से हमने ये उसमें 2-3 बातें सीख ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, होता है। अब अपन ने जितना कुछ पढ़ा है उसके आधार पर एक दो उदाहरण करते हैं। यदि किसी आदमी में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें लिखा हुआ यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। मतलब 8 अवयव होंगे तो कैसे कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है। कोटि क्या होती है, कोटि, कोटि होती है m क्रॉस n, ये होती है। और जो कि दे रखी है 8 के बराबर, मतलब अवयव 8 है, इनका गुणनफल 8 होता है। तो 8 कब कब बनता है, एक तो 1 क्रॉस 8 ये 8 हो सकता है, एक 2 क्रॉस 4 ये 8 हो सकता है, और क्या 8 हो सकता है भाई, और कोई तरीका है कि 8 हो जाए गुणनफल, 2 चौके 8, 8 एकम 8, और तो कोई तरीका है नहीं कि जिसमें 8 बन जाए। तो फिर ये इसका ऐसे भी हो सकता है कि 8 रो 1 कॉलम और 4 रो 2 कॉलम। तो कुल कितनी संभव कोटियां नजर आ रही है हमें, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। टोटल संभव कोटियां हैं 4 m क्रॉस है कि हम अलग अलग से बना सकते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन सब में 8 ही, 8 गुणा 1 8 अवयव होंगे, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, और देख लो इस प्रकार से इसकी कोटि निकाली जा सकती है। एक इसी का एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 3। उसमें क्या दे रखा है जरा देखें। उसमें कुछ ऐसा दे रखा है कि 3 × 2 के आव्यूह रचना कीजिए। ओहो, इसमें अब आव्यूह कैसे रचना करते हैं, आव्यूह रचना करनी है भाई, आव्यूह की रचना कीजिए। कितने का है वो, 3 × 2 कोटि का आव्यूह रचना कीजिए, जिसमें कुछ बता रखा है कि AIJ, जहां AIJ बराबर होता है 1/2 1 - 3j mod ऑफ 1/2 mod ऑफ 1 - I - 3j। I - 3j ऐसा कुछ दिया हुआ है, यही है I - 3j। ओके, तो देखें जरा, आव्यूह रचना करनी है 3 × 2 की। तो सबसे पहले जब भी 3 × 2 बोला जाएगा तो आपको पता चल गया भैया 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 1 2 अल्लो सब ये भाई 3 पंक्ति 1 2 3, 2 स्तंभ दिख रहे हैं। तो इनका एड्रेस एलिमेंट्स, यहां पे कौन बैठेगा, 1 1 बैठेगा, यहां पे कौन बैठेगा, 1 2 बैठेगा, यहां 2 1, यहां 2 2, यहां 3 1, यहां 3 2। ये एड्रेस सबके फिक्स हैं, आपको बता चुके हैं। हम कौन सी वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं, 3 × 2 की, इसलिए ऐसी बनेगी। और इसी का कोई नाम दे देते हैं A। मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, क्योंकि मैंने लिखा था A बराबर AIJ।
तो एक नाम दे दिया हमने इसको। अब जरा ये भरना है एक्चुअल में, तो A11 आएगा कहाँ, वो यहां से। तो A11 आई वाली जगह 1 है, जे वाली जगह 1 है, तो जहां जहां आई जे दिख रहे हैं वहां 1 1 लिख दो। 1 माइनस 3 गुणा 1, 3 माइनस 1 माइनस का 2, चूंकि इसमें मोड लग रहा है तो माइनस की वैल्यू नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो 2 1/2 इंटू 2 अर्थात 1। तो ए आई जो हम भरेंगे इसको एक्चुअल में, A11 वाली जगह क्या आएगा 1। अब A12 वाली जगह चलिए हमें, तो देखो जरा 1 2, तो 1 2 आई वाली जगह 1, जे वाली जगह 2, अर्थात 3 दूनी 6 में से गए तो 5 माइनस के आएंगे, लेकिन या तो माइनस से काम ही नहीं चलना हमारा, खत्म, क्योंकि मोड लग रहा है 5/2, ये 5/2। 2 1 की बात करें 1/2, तो आई वाली जगह 2 और जे वाली जगह 1, तो 3 माइनस 1 माइनस का 1 अर्थात 1/2 प्लस का, तो 2 1 वाली जगह 1/2। ठीक, आप सोचो पॉइंट में क्यों नहीं लिख रहे, पॉइंट में नहीं लिखना, हमें ज्यादातर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चाहो तो पॉइंट में लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। 2 2 8 2 2 क्या निकालेंगे, पर मैट्रिक्स में ज्यादातर ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में, अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। A22 आई भी 2 है, जे भी 2 है, 6 में से 2 गए तो 4, 4/2, ये इसका 2 बराबर 2 आ जाएगा। A22 क्या आएगा 2। तो आपके बात समझ आ रही है। क्या मैं बाकी के लिख दूं 3 1, तो 3 माइनस 3 0, 0 का किसी में गुणा हो जाएगा तो 0। 3 2 की बात करें तो 3 माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो 3/2। हमने ये पूरी मैट्रिक्स भर दी जो थी क्रॉस 2 की थी। ये एक्चुअल में इसका आव्यूह रचना हुई है, ऐसे आव्यूह रचना करनी है, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल नंबर 3 होगा। अब उतारो, अब देखो पढ़ रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। जो पहला रो मैट्रिक्स, अर्थात पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति, पंक्ति आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, बस केवल एक ही पंक्ति हो, A11 ऐसा, ये भी हो A12 A13 पहली पंक्ति बस, और A1n, मतलब एक ही पंक्ति हो। अवयव स्तंभ चाहे कितने हो, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पंक्ति आव्यूह बोला है तो सिर्फ सिंगल पंक्ति होनी चाहिए, ये पंक्ति आव्यूह है। सेकंड है कॉलम आव्यूह, फिर तो COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स अर्थात स्तंभ आव्यूह। तो सीधी सी बात है, जैसे रो मैट्रिक्स ऐसे एक ही कॉलम होना चाहिए भाई, ये है। तो A11, यहां पे A क्या 1 आएगा, नहीं 2 1, क्यों, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहां पर A31 डॉट 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 AN1 ऐसा है ना। तो यहां पे ये ऑर्डर कौन सा भैया, 1x n, ये ऑर्डर है, और यहां पर है n x 1, किस ऑर्डर का है, क्योंकि n हो सकते हैं इसमें, कहां तक है ना, हमें पता नहीं कितनी पंक्तियां हैं। स्तंभ केवल एक होगा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ओनली 1 कॉलम, इसकी जो अपन ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, और रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो।
जिसमें 1 रो होगी वो तो रो मैट्रिक्स, जिसमें 1 कॉलम होगा ओनली कॉलम मैट्रिक्स। और तीसरी क्या क्या चीज है भाई इसमें, देखो देख लेते हैं, है ना। अब एक तीसरी जो चीज आ रही है वो आ रही है अपने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, जिसमें रो इक्वल टू कॉलम। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेफिनेशन कभी पूछने के लिए नहीं आती कि भैया इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो मैं आपको प्रॉपर वे में लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि वर्ग आव्यूह जिसमें रो और कॉलम पंक्ति और स्तंभ बराबर हो वही वर्ग आव्यूह है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें m क्रॉस n ना होके m क्रॉस n लिख दो या n क्रॉस n लिख दो, दोनों बराबर है। तो हम m क्रॉस m ना लिख के हमेशा n क्रॉस n लिखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको n ऑर्डर भी कह सकते हैं, केवल n ऑर्डर बोल दिया तो ये समझ में आ गया भाई। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला n ऑर्डर, 3 ऑर्डर का 3 क्रॉस 3, 2 ऑर्डर है तो 2 क्रॉस 2, 4 ऑर्डर है तो 4 क्रॉस 4। समझ में आ गई बात, ये ऐसे बैठेगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना के तो देखें, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, मान लो इतने हैं। अब यहां की बात करें तो A21 A31 डॉट 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 AN1, यहां पर A22 A23 A23 A33 डॉट डॉट डॉट, अब A2n A3n ANN, AN1 AN2, यहां क्या आएगा AN3, ऐसा कुछ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी वाली, n क्रॉस n, मतलब n ही तो इसमें रो है, n ही इसमें कॉलम है, तो n क्रॉस n का बना दिया सामने स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इक्वल होंगे। तो यदि इसमें टोटल नंबर पूछ लिए जाएं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमें पता n क्रॉस n है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर। जितने का भी उसमें, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया भैया 4 ऑर्डर का, n की डायरेक्ट 4 ऑर्डर 4 कोटि का एक वर्ग आव्यूह बनाइए, तो 4 चौके 16, सीधे 16 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो ये वर्ग आव्यूह है। इसमें अपन एक पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, यही पढ़ लेते हैं चौथी जगह, खास ऐसा है नहीं डायगोनल, DIGO, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आपको समझ आनी चाहिए चीजें, है ना। मैं इस हिसाब से मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ अभी इस हिसाब से, अच्छा अच्छा, पर आपको केवल एक इंट्रोडक्शन कराना है, समझाना है। तो विकर्ण आव्यूह ये कौन से होंगे, क्या होगा विकर्ण आव्यूह, तो यहां देखें वो विकर्ण आव्यूह जिसमें देखो ये I और J बराबर हो, ऐसे अवयव केवल जिंदा होने चाहिए इसमें कि जो I और J बराबर हो, जैसे AIJ इक्वल टू 0, AIJ सारे के सारे 0 हों, है, फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू 0,
जिसमें आई और जे बराबर नहीं हो, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, इसका ये मतलब। तो जैसे आई और जे कहां कहां बराबर है, इसमें 1 1 2 2 3 3 n n, इसमें आई और जे बराबर है। तो केवल ये वाले अवयव जिंदा रहे, बाकी ऊपर नीचे के सब जीरो जीरो हो जाओ, तब उस स्थिति में ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, विकर्ण अवयव। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे इसका एक उदाहरण लिख लें, अपन एक छोटा सा बना लेते हैं, 2x2 का ही बना दूं मान लो, तो √2 0 0 एंड 5 ऐसा बना दिया। तो ये विकर्ण वाले तो आप दो तो वो दिख रहे हैं, बाकी सब जीरो दिख रहे हैं। इसका मतलब ये एक प्रकार का विकर्ण अवयव है, डायगोनल मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं। अब इसी में एक चीज और निकल के आएगी, पांचवा देखते हैं, जो है स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। क्या मैं ये मिटा दूं, अब आपके समझ आ जाओ, देखो उतार लो भले, ये उतारना। अब एक और देखें, स्केलर हमने पढ़ा 3 4 5 स्केलर। तो स्केलर ISCALR, अर्थात अदिश अवयव। ये क्या होता है भाई, सेम डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यदि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे यहां पर मैं इसको मैथमेटिकल वे में लिखूं, AIJ आर इक्वल 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 फॉर ऑल I इक्वल टू J। I और J जो है वो एलिमेंट सारे के सारे कैसे हो जाएं, इक्वल एलिमेंट्स हो जाएं, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। जैसे यहां पे बना देते हैं, ये एक प्रकार के विकर्ण अवयव का ही टाइप है। तो विकर्ण अवयव टाइप है, बाकी के सब जीरो होने चाहिए, और यहां पे √3 0 0 0 0 0 0, बस ऐसा बन गया। तो ये देखो, ये सारे के सारे अवयव क्या हो गए, सेम हो गए। इसी को बोलते हैं हम एक स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? यहीं से एक और नाम निकल के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, अर्थात इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर क्या है, जैसे इक्वल हो रहे हैं, यहां इस इक्वल वाली जगह सब एलिमेंट्स क्या हो जाए, ओनली 1। तो इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे कि AIJ इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इक्वल टू J। जहां I और J बराबर हैं, उसके लिए IAJ हमेशा 1 बन जाए। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x2 3 का बना दिया हमने। और ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, ये और विशेष ध्यान रखना। क्या यदि ये 3x2 का होता तो हो जाता, नहीं, क्योंकि देखो विकर्ण बन ही नहीं रहा इसमें सारा। तो इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सारी चीजें, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, अदिश अवयव, ये सारे एक वर्ग अवयव में ही संभव है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होगी, इसको I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस मैट्रिक्स को। तो ये तत्समक अवयव होगा। एक और दे रखा, जीरो जीरो अवयव है ना, जिसके सारे एलिमेंट जीरो। ये तो सबसे लल्लू है वाली बात है, ZERO जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य अवयव।
शून्य अवयव जिसके सारे के सारे अवयव शून्य हो, वो एक प्रकार का शून्य अवयव है। बस इसका मतलब है। एक चीज और रही 8वें नंबर की, इक्वल मैट्रिक्स, EQUAL। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? समान अवयव, समान दो कोई मैट्रिक्स समान तब होंगी जब उनके संगत एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहां कोई अवयव लिखे हुए हैं AIJ, A11, A11, A12, A21, A22, ये होंगे यदि B11, B12, B21, B22, तो यहां A11 बराबर B11, ये आपस में यदि बराबर दे रखे हैं, है ना, और ऐसे ही A12 बराबर B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, ये चारों अवयव एक दूसरे के संगत करस्पॉन्डिंग इक्वल है। ऐसे नहीं, ध्यान रखना, आप ऐसे देखोगे, किसी ने लिख दिया भैया 1 2 3 5, ये बना दिए, और साइड में लिख दी 2 3 5 1। आप कह रहे हो सर बराबर दिख रहे हैं, ये तो सारे के सारे वही के वही अवयव है। अरे नहीं भैया, यहाँ एक तो यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ दो तो यहाँ भी दो होना चाहिए, यहाँ तीन तो यहाँ तीन तो सही है, यहाँ पांच सही है, लेकिन ये ऊपर वाले सही नहीं है, तो ये दोनों बराबर मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब इसे समझ, कुछ एक आध उदाहरण है और देख लेते हैं। कुछ क्या दे रखे हैं इस प्रकार के उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो आप, हैं ऐसा कुछ इक्वल मैट्रिक्स पर ही दे रखा है। देखिए मैं इसमें देख के ही लिखूंगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड के मान बताइए और SI 5 इक्वल मैट्रिक्स पर है। दोनों की दोनों उदाहरण एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। एक बार ये सारा मिटाता हूं। ये हमने सारे मैट्रिक्स पढ़े, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, जीरो आव्यूह और इक्वल। ये हमने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए कि इतने मैट्रिक्स के टाइप हैं। अब इस पे दो कुछ उदाहरण दे रखे हैं, वो एक बार हल करके फिर अपन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है भैया x+3, ऐसा कुछ x+3 z+4 टू y-7 माइनस का 6 a-1 0 b-3 माइनस का 21 0 बराबर 0 6 3y -2 माइनस का 6 माइनस का 3 2c+2 2b+4 माइनस का 21 एंड 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है भाई। ए बी सी एक्स वाई जेड के ये बराबर दरअसल दे रखा है। यदि बराबर दे रखा है, ये तय हो गया कि भैया x+3 बराबर 0 होगा, x+3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी यहां से, क्योंकि ये अवयव करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल होगा। यदि इक्वल होगा तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3। बस दूसरी चीज z+4 6 के बराबर होगा, तो यहां से z की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 - 4 = 2। ये z की इक्वेशन 2 बना दो आप जबरदस्ती भाई। ठीक है, ये z की वैल्यू आ गई। 2y वाला ये
ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यहाँ 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2। तो 2y उधर ले जाए, इसको उधर लाएं, तो माइनस का 7 प्लस 2 बराबर y, अर्थात माइनस का 5 बराबर y। तो y की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। हमें तो क्या क्या निकालने थे, z बराबर 2, ये z का मान, ये x का मान, ये y का मान, x और z तो आ गए। ए बी सी की बात करें, देखो a माइनस 1 बराबर 3, यहां से a माइनस 1 बराबर माइनस का 3, a बराबर माइनस का 2, उधर जाके 1 घट जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई सब। और देखें b माइनस 3 यही है, और तो कुछ है नहीं। 2c प्लस 2 बराबर 0, यहां से c की निकलेगी, 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c बराबर माइनस का 2 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, ये c का मान आ गया। जरा b का देखें, अब ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो b माइनस 2b प्लस 4 बराबर b माइनस 3। इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर कैसे भी ले सकते हो आप, ये ध्यान रखना है ना। मैं इधर ले आया b, इसको इधर ले गया माइनस का 7, माइनस 3 और 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, माइनस का 7। ये सिंपल सिंपल सी इक्वेशन है। और इसमें एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल जो 5वां है वो भी बराबर दे रखा है और उसमें मान ज्ञात करना है। तो ये सारा अपना एग्जांपल्स लगभग क्लियर है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। इसके एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है। पहले बहुत बड़ा हुआ करता था मैट्रिक्स भी, इसको सबको छोटा कर रखा है, बहुत छोटे छोटे से आपके एनसीईआरटी में इसके संबंधित सवाल है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे आजकल एक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम की लिंक भेज रहा हूं। ये आप वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज धीरे धीरे मैं आप टेलीग्राम चैनल में मैंने डाला है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आपको सारा कुछ मटेरियल मिल पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।